इससे पिछले एपिसोड में हमने बात की हिंदुस्तान के इतिहास की उस जंग की जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल दिया, यानी तामूगढ़ की उस जंग की जो दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ी गई और जिसमें दारा को शिकस्त हुई। और आज के इस एपिसोड में बात होगी उस बदनसीब शहजादे दारा की जो कलम के मैदान का एक कामयाब सिपाही होने के बावजूद सियासत के मैदान में नाकाम साबित हुआ और एक के बाद एक खाता चला गया। संस्कृत व फारसी जबान की नज़ाकतों और फ़लसफ़े के राजों पर बारीक नज़र रखने वाला ये शहज़ादा इस सब कॉन्टिनेंट की सियासत के उस मिजाज को नहीं समझ सका जिसकी बुनियाद पर सिर्फ आज नहीं बल्कि हमेशा से इस इलाके की सियासत की इमारतें बढ़ती बिगड़ती चली आई हों। आज जब हम नेताओं को दल बदलते हुए देखते हैं तो हमें लगता है कि ऐसा सिर्फ इस ज़माने में होने लगा है, लेकिन हमारी आज की ये कहानी साबित करेगी कि सत्ता के साथ बने रहने के लिए किसी भी हद तक चले जाना और हर कमिटमेंट से पल्ला झाड़ लेना आज की नहीं हमेशा की कहानी है। आदाब, मैं हूं अमीर इमाम और आज के इस एपिसोड में बात होगी तामूगढ़ की जंग में दारा की शिकस्त के बाद के उन हालात की जिसमें दारा का भरोसा बार बार टूटा और उन सियासी दांव पेच की जो आखिर में जाकर दारा का सर कलम होने पर खत्म हुए। तामूगढ़ में शिकस्त खाकर दारा आगे के लिए निकला और रात के 9 बजे के करीब आगरे के करोड़ युवाकल हुआ। शाहजहां ने दारा को मिलने के लिए बुलाया, मगर शिकस्त की शर्मिंदगी में दारा शाहजहां को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका और कुछ ही घंटों के बाद सुबह के 3 बजे एक पार्टी के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। औरंगजेब का लश्कर दारा का पीछा करते हुए आया और आगरे के किले का घेरा डाल दिया। शाहजहां ने औरंगजेब को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन शाइस्ता खां और नवाब खलीलुल्लाह खां की सलाह पर औरंगजेब ने अपने बाप शाहजहां से मिलने से इनकार कर दिया। ये वही नवाब खलीलुल्लाह खां था जो सिर्फ एक दिन पहले दारा की तरफ से औरंगजेब से लड़ने आया था और दारा के लश्कर का दाया बाजू जिसकी कमान में था। दारा दिल्ली पहुंचा और वहां के खजाने से एक बड़ी रकम लेकर और दिल्ली को सैयद गैरत खां की निगरानी में छोड़कर वो लाहौर की तरफ रवाना हो गया, क्योंकि पंजाब उसकी सूबेदारी में आता था। पिछले एपिसोड में हम बता चुके हैं कि शाही फौज की एक टुकड़ी दारा के बेटे सुलेमान शिकोह और मिर्जा राजा जयसिंह की कमान में शुजा से लड़ने गई थी, जिसने शुजा को हरा दिया था। दारा इस फौज को खत पे खत लिखता रहा, लेकिन सियासत की कई मौसम देख चुके मिर्जा राजा जयसिंह ने पहुंचने में कोई जल्दी नहीं दिखाई। तामूगढ़ में दारा की हार के बाद राजा जयसिंह समझ चुके थे कि क़ियादत की हवा किस तरफ बह रही है। एक एक मंजिल पर कई कई दिन ठहरते हुए मिर्जा राजा जयसिंह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे और सियासत की हवा का रुख भागते रहे। सुलेमान शिकोह दारा की मदद के लिए आना चाहता था, मगर उसके सामने मजबूरी ये थी कि सीधा रास्ता अब औरंगजेब के कब्जे में आ चुका था, तो काफ़ी लंबा चक्कर काट के आने को मजबूर था। दूसरे ये कि तामूगढ़ में शिकस्त के बाद उसे अपनी कंडीशन की नज़ाकत का इल्म हो चुका था, इसलिए वो बराबर जयसिंह के लश्कर के पीछे पीछे चल रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके आगे चलने पर कहीं जयसिंह पीछे से उसकी टुकड़ी पर हमला न कर दे। इस बीच दारा 3 जुलाई 1658 को लाहौर पहुंच गया और वहां करीब 1.5 महीने तक रुका रहा। इधर आगरे में भी डिप्लोमेसी अपने चरम पर थी और शाहजहां की बड़ी बेटी जहांआरा कोशिश कर रही थी कि भाइयों में सुलह की कोई सूरत निकल आए। इस दौरान औरंगजेब लाल किले की घेराबंदी करके जमुना से किले की वाटर सप्लाई काट चुका था। जहांआरा खुद औरंगजेब से उसके महल के हरम में मिलने आई और उसके सामने एक प्रपोजल रखा कि दारा के पास पंजाब, मुराद के पास गुजरात और शुजा के पास बंगाल रहने दिया जाए और दारा के बजाय औरंगजेब खुद बुलंद अकबाल के टाइटल के साथ शहंशाह बन जाए। लेकिन औरंगजेब ने इस प्रपोजल को मानने से इनकार कर दिया
और दारा के पीछे दिल्ली की तरफ रवाना हो गया। उधर दारा लाहौर में एक बार फिर अगली जंग की तैयारी में मसरूफ था। इस दौरान उसने अपने भाई शाह शुजा से एक कोएलिशन बनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। दारा में नए पार्टनर्स के बजाय अपने वेस्टर्न पार्टनर्स पर भरोसा करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि आगे नाकामी की सूरत में वहाँ से ईरान जाने का रास्ता निकल सकता था। इस दौरान जम्मू का राजा राजरूप दारा से मिलने आया और कहा कि अगर उसे फंड्स दिए जाए तो वह राजपूतों की एक फौज दारा की तरफ से खड़ी कर सकता है। इतना ही नहीं, दारा की बीवी नादरा ने उसे अपने सीने का दूध भी भिजवाया, जिसका मतलब था कि अब राजरूप दारा का बेटा हो गया। एक बड़ी रकम लेकर राजरूप लाहौर से रवाना हुआ और दारा ने अगली बार उसे कब और कहाँ देखा, इसका जिक्र अभी आगे आएगा। औरंगजेब दारा के पीछे दिल्ली की तरफ आ रहा था कि रास्ते में उसे ठहरना पड़ा। ठहरने की वजह सामूगढ़ की जंग में उसके साथ लड़ा उसका भाई मुराद था। उसे खबर मिल चुकी थी कि मुराद उसके फौज के काबिल जनरल्स को अपनी तरफ मिला रहा है। सुप्रिया गांधी अपनी किताब द एम्परर हु नेवर वॉज दारा शिकोह इन मुगल इंडिया में उस दौर के हिस्टोरियन मासूम को कोट करते हुए लिखती हैं कि मुराद को शाहजहां का एक खत मिला, जिसमें शाहजहां ने मुराद को लिखा था कि अगर वो औरंगजेब को दावत पर बुलाकर उसका काम तमाम कर दे तो शाहजहां उसे तख्ते हुकूमत सौंप देगा। मासूम लिखता है कि इस खत को पढ़कर मुराद इतना हैरान और परेशान हुआ कि उसकी समझ में नहीं आया कि वो इस खत को फाड़ दे या छुपा ले या इसका क्या करे। औरंगजेब दारा का पीछा करते हुए दिल्ली के सफ़र में मथुरा में रुका, जहाँ मुराद भी पड़ाव डाले हुए था, लेकिन दोनों भाई इन पर्सन आपस में नहीं मिले। मुराद औरंगजेब की तरफ से होशियारी बरत रहा था। एक सुबह मुराद का खास नौकर नूरुद्दीन एक बहुत अर्जेंट मैसेज के साथ आया कि औरंगजेब बीमार है और मुराद से मिलना चाहता है। मुराद जब औरंगजेब से मिलने पहुंचा तो उसने औरंगजेब को बिल्कुल ठीक पाया और उसने देखा कि उसके लिए एक बहुत शानदार दावत का इंतज़ाम किया गया है। क्या औरंगजेब ने मुराद को वहाँ शराब पिलाई? उस दौर के कुछ इतिहासकारों का दावा है कि हाँ, ऐसा हुआ। मासूम जवाहरात जड़े हुए घड़ों का जिक्र करता है जो बेहतरीन शराब से छलक रहे थे। मासूम बताता है कि नौकरों को हुक्म था कि मुराद का जाम खाली नहीं होने पाए, जबकि आकल खां राजी और बहिश्ती शराब पेश किए जाने का जिक्र नहीं करते, बल्कि बहिश्ती पानों का जिक्र करता है जिनके खाने से सबका मुंह लाल हो गया। बहिश्ती आगे बताता है कि इसके बाद एक खूबसूरत कनीज दे दी गई जो मुराद के पैरों की मालिश करती रही ताकि वो गहरी नींद में सो जाए। जब मुराद की आँख खुली तो उसने अपने पास से अपनी हथियार नदारत पाए। मुराद बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन सब बेअसर रहा। औरंगजेब ने उसकी प्रॉपर्टी और आदमी अपने कब्जे में लेने के बाद मुराद और उसकी फैमिली को दिल्ली के सलीमगढ़ किले की जेल में कैद कर दिया। इसके बाद औरंगजेब ने जल्दी में एक कोरोनेशन सेरेमनी रखी और 31 जुलाई 1658 को दिल्ली के बाहर ऐजाबाद गार्डन में आलमगीर गाजी के टाइटल के साथ ताजे शहनशाहियत पहन लिया। हम बता चुके हैं कि दारा 3 जुलाई को लाहौर पहुंच गया था और वहां अगली जंग की तैयारी में मसरूफ था। लाहौर के किले के शाही खजाने पर कब्जा करने के बाद वहां उसने 20,000 का एक नया लश्कर तैयार किया और सतलुज नदी पर पैरा बिठा दिया। औरंगजेब ने बहादुर खां को एक लश्कर के साथ दारा के पीछे लाहौर की तरफ रवाना किया और कुछ दिन बाद खुद भी लाहौर की तरफ कूच कर दिया। बहादुर खां ने 5 अगस्त 1658 को अचानक हमला किया और रूपर मैम की जगह पर सतलुज को पार कर लिया, जिससे दारा के जनरल्स को चिनाब छोड़कर ब्यास नदी के गोविंदवाल तक पीछे हटना पड़ा। इसी बीच औरंगजेब भी सतलुज पर पहुंच गया तो दारा को लाहौर छोड़कर मुल्तान रवाना होना पड़ा। औरंगजेब ने नवाब खलीलुल्लाह को लाहौर का गवर्नर बनाया और 30 अगस्त 1658 को अपनी फौजों को दारा के पीछे रवाना करने के बाद खुद भी उसी साल की 17 सितंबर को दारा का पीछे करने वाली इस फौज से मिल गया। दारा को ये खबर मिली तो वो मुल्तान से सक्कर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन औरंगजेब को यहाँ से दिल्ली लौटना पड़ा क्योंकि शुजा ने हमला कर दिया था। दारा के पीछे सब शिकन खां और शेख मीर की कमान में 15,000 का एक लश्कर छोड़कर औरंगजेब शुजा से निपटने निकल पड़ा। लौटते वक्त औरंगजेब की मुलाकात
آخر کار راجہ جے سنگھ سے ہوئی۔ دونوں میں کافی وقت سے خط و کتابت چل رہی تھی اور فائنلی راجہ جے سنگھ بھی دہلی کی گورنرشپ اور کچھ لینڈ اسائنمنٹس کے بدلے اورنگزیب کی طرف آ گئے۔ یہ مرزا راجہ جے سنگھ دارا کے بیٹے سلیمان شکوہ کے ساتھ شجاع سے لڑنے گئے تھے اور سامو گڑھ کی شکست کے بعد دارا برابر انہیں بلانے کے لیے خط لکھ رہا تھا۔ دارا کے ساتھ اب صرف 30,000 آدمی رہ گئے تھے اور دارا کا بھروسہ سب پر سے کس قدر اٹھ چکا تھا، اس بات کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے داؤد خان جیسے وفادار کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ یہ داؤد خان وہی داؤد خان تھا جو دارا کو سامو گڑھ سے زندہ بچا کر لایا تھا۔ منیو جی اور معصوم لکھتے ہیں کہ دارا کو ایک خط ملا جو اورنگزیب نے جھاڑ پوچھ کر لکھا تھا اور اس خط میں داؤد خان کی وفاداری کی تعریف کرتے ہوئے یہ وعدہ کیا تھا کہ سپہ شکوہ جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ داؤد خان نے اپنی وفاداری کی لاکھ قسمیں کھائیں مگر دارا پر کوئی اثر نہیں ہوا اور اس نے داؤد خان کو اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کر دیا۔ اورنگزیب کی فوجیں دارا کو ساؤتھ کی طرف دھکیلتی رہیں اور دارا 3,000 کی چھوٹی سی ٹکڑی کے ساتھ احمد آباد پہنچا، جہاں شاہ نواز خان نے اس کی مدد کی اور احمد آباد کے خزانے کا منہ اس کے لیے کھول دیا، جس کی مدد سے دارا نے ایک بار پھر 22,000 کا ایک اور لشکر کھڑا کیا۔ اسی وقت اسے خبر ملی کہ شجاع کی فوجیں الہ آباد سے آگے نکل چکی ہیں۔ موقع غنیمت دیکھ کر دارا ایک بار پھر آگرہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے تیزی سے نکلا، لیکن اورنگزیب نے شجاع کی فوجوں کو کھجوا کی جنگ میں ہرا دیا۔ راستے میں دارا کو راجہ جسونت سنگھ کا پیغام ملا جس میں دارا کو اجمیر آنے کی دعوت کے ساتھ راجپوتوں کی ایک فوج بھی دینے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہی راجہ جسونت سنگھ تھے جو دھرمٹ کی جنگ میں دارا کی طرف سے اورنگزیب اور مراد سے لڑے تھے۔ دارا اجمیر کی طرف چل پڑا، لیکن اس کے اجمیر پہنچنے تک جسونت سنگھ کا من بدل چکا تھا اور انہوں نے دارا کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ مشہور رائٹر کملیشور اپنے ناول کتنے پاکستان میں ڈاکٹر برنیر کو کوٹ کرتے ہوئے ایک خط کا ذکر کرتے ہیں جو مرزا راجہ جے سنگھ نے مہاراجہ جسونت سنگھ کو لکھا۔ راجہ جے سنگھ لکھتے ہیں، جودھ پور مہاراجہ جسونت سنگھ کے نام جے پور کے مرزا راجہ جے سنگھ کا خط۔ آپ کو اس بدقسمت شہزادے دارا کی مدد کرنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ اس کام سے آپ کی اور آپ کی شادی کی تباہی یقینی ہے اور آپ کی مدد سے دارا کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اورنگزیب آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں خود ایک راجہ ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ راجپوتوں کا خون نہ بہائے۔ آپ اس امید سے نہ بہ جائیں کہ آپ دوسرے راجاؤں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے، کیونکہ آپ کے ایسے ہر قدم کی کاٹ میرے پاس ہے۔ آپ کے اس قدم سے صرف آپ نہیں بلکہ سارے ہندو اثر انداز ہو گئے۔ میں آپ کو وہ آگ لگانے کی اجازت نہیں دے سکتا جو ساری حکومت میں پھیل جائے گی اور پھر بجھا نہ بجھے گی۔ اس کے الٹ اگر آپ دارا کو اس کی خدمت پر چھوڑ دیں گے تو اورنگزیب نہ صرف پچھلی باتوں کو بھلا دے گا بلکہ آپ سے وہ رقم بھی واپس نہیں مانگے گا جو آپ نے کھجوا میں اپنے قبضے میں لے لی ہے، ساتھ ہی وہ آپ کو گجرات کا صوبے دار بھی بنا دے گا۔ راجہ جسونت سنگھ کے ساتھ چھوڑنے کے باوجود بھی دارا نے ہمت نہیں ہاری اور اورنگزیب کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ دارا میں اس بات سمجھداری دکھاتے ہوئے کھلے میدان میں لڑنے کے بجائے اجمیر سے 4 میل دکشن کی طرف دیر رائے کے تنگ درے پر اپنا مورچہ بنایا۔ اس کی فوج کے دونوں بازو بٹری اور گوگلا کی پہاڑیوں کی آباد میں تھے اور اس کے لشکر کی پشت پر اجمیر شہر تھا جہاں سے وہ بآسانی سپلائز لے سکتا تھا۔ اس نے اپنے دکشن کی طرف ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک ایک خندق کھدوائی۔ اورنگزیب اپنے لشکر کے ساتھ دکشن کی طرف سے یہاں پہنچا اور 12 مارچ 1659 کی رات سے ہی بمبارڈمنٹ شروع کر دیا۔ جواب میں دارا کی توپوں نے اونچائی سے اورنگزیب کے لشکر پر موت کی بارش کر دی۔ نچلی جگہ پر ہونے کی وجہ سے اورنگزیب کی توپیں اس بار ویسا اثر نہیں ڈال پا رہی تھی جیسا ڈالنا چاہیے تھا، لیکن دارا اگر اس جنگ کو بھی ہارا کہ اس کے لیے جموں کا وہ راجہ راجروپ ذمہ دار تھا جو دارا سے اس کی طرف سے لشکر لانے کے لیے بھاری رقم لے کر گیا تھا اور جسے دارا کی بیوی نادرا نے اپنا دودھ پلا کر اپنا بیٹا بنایا تھا۔ جس وقت دارا اور اورنگزیب کے بیچ جنگ
अपनी पीक पर थी। उस वक्त राजा राजरूप अपनी टुकड़ी के साथ गोखला हिल पर पीछे से चढ़ रहा था। पहाड़ी इलाके से होने की वजह से उसके सिपाही पहाड़ियों पर चढ़ना खूब जानते थे। राजा राजरूप के इस हमले से दारा का लश्कर आगे और पीछे दोनों तरफ से खिल गया, मगर फिर भी क़यामत की जंग हुई। औरंगज़ेब की तरफ से शेख मीर और दारा की तरफ से शाहनवाज खां मारे गए, लेकिन सिर्फ हौसले से शिकस्त को कुछ देर के लिए टाला तो जा सकता था, मगर जंग जीती नहीं जा सकती थी। जंग खत्म होने के बाद दारा के साथ उसके बेटे सिपाही शिकुओं के अलावा सिर्फ 10 भर आदमी रह गए। दारा को एक बार फिर गुजरात की तरफ भागना पड़ा, क्योंकि जसवंत सिंह की कॉल पर जाने कितने लोग उसे पकड़कर इनाम पाने की उम्मीद में उसकी तलाश में गली गली मारे फिर रहे थे। रेगिस्तान की गर्मी में उसके ऊंट और घोड़े मरते गए और दारा एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहा, लेकिन वो जहाँ भी पहुँचता औरंगज़ेब के ऑर्डर्स उससे पहले वहाँ पहुँचे हुए होते। औरंगज़ेब के हुक्म पर बहादुर खां और मिर्ज़ा राजा जयसिंह का लश्कर बराबर उसका पीछा कर रहा था। दारा को आखिरी उम्मीद अहमदाबाद से थी, लेकिन जब उसे खबर मिली कि अब उसे वहाँ भी एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसने फिर सिंध जाने का फैसला किया। इस वक्त तक डॉक्टर बर्नियर उसके साथ थे, जो दारा की बीवी का इलाज कर रहे थे। बर्नियर बताते हैं कि दारा के साथ उस वक्त सिर्फ एक घोड़ा, एक बैलगाड़ी और 5 ऊँट बचे थे, और उसकी फैमिली की औरतें बेइंतहा फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। दारा ने इस हालत में वो रेगिस्तान एक बार फिर पार किया और सिंध के दक्षिणी किनारे पर मई की शुरुआत में पहुंच गया, मगर यहाँ एक बार फिर उसने अपना रास्ता बंद पाया, क्योंकि औरंगज़ेब के हुक्म पर पंजाब का सूबेदार नवाब खलीलुल्लाह खां लाहौर से भक्कर तक पहुंच चुका था। पूरब, पश्चिम और उत्तर से औरंगज़ेब की टुकड़ियाँ बढ़ रही थी, जबकि अजमेर से राजा जयसिंह अपने लश्कर के साथ लगभग 30 किलोमीटर रोजाना की रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ रहा था। सब जानते थे कि दारा को गिरफ्तार करके औरंगज़ेब को सौंपना इस वक्त एक खजाने की चाबी को पा लेना होगा। दारा के सामने इस वक्त सिर्फ एक रास्ता था, तो वो उत्तर पश्चिम की तरफ मुड़ा और सिंधु नदी को पार करके सिविस्तान पहुंचा कि खंदान होकर ईरान निकल जाए, मगर उसकी फैमिली ईरान जाने के खिलाफ थी, क्योंकि उसकी बीवी नादिरा बानो बहुत बीमार थी और इतना लंबा सफ़र यकीनन उसकी जान ले लेता। इसलिए उसने ईरान जाने का इरादा छोड़ दिया और किसी लोकल हेल्थ की तलाश करने लगा। इसी वक्त उसे नज़दीक ही दादर इलाके के एक लोकल जमींदार मलिक जीवन का ख्याल आया। कभी मलिक जीवन को हाथी से कुचलवाने का हुक्म हो गया था। उस वक्त मलिक जीवन ने किसी तरह दारा तक रसाई हासिल की और दारा की सिफारिश पर उसकी जान बख्श दी गई थी। इस एहसान से पुरुम्मीद दारा मलिक जीवन के पास पहुंचा। मलिक जीवन ने उसे पूरी इज्जत और एहतराम के साथ अपना मेहमान रखा। दादर के रास्ते में ही दारा की बीवी नादिरा बानो सफ़र की मुश्किलों और ख़राब सेहत से हार कर इस दुनिया को छोड़ चुकी थी, जिसकी मैयत को दारा ने लाहौर में मियाँ मीर की दरगाह में दफन के लिए रवाना कर दिया। इसके बाद उसने अपने बचे खुचे साथियों से कहा कि वो अगर चाहें तो यहाँ से अपने अपने घरों की तरफ लौट सकते हैं। दारा के साथ उसके बेटे सिफर शुकूर और 2 बेटियों के अलावा कोई नहीं रह गया। दारा ने वो रात मलिक जीवन की हवेली में गुजारी। मलिक जीवन ने उसी रात बहादुर खां और जयसिंह को मैसेज भेजा कि सोने की चिड़िया मेरे जाल में है। अन्य ही दिन दारा का पीछा करने वाली फौज ने मलिक जीवन की हवेली को घेर लिया। बहिश्ती बताता है कि जब दारा गिरफ्तार हुआ तो दारा की बेटी मलिक जीवन के पैरों में गिर गई और कहा कि चाहे वो उसे अपनी कनीजी में ले ले, मगर उसके बाप को जाने दे। लेकिन मलिक जीवन पर कोई असर नहीं हुआ। मलिक जीवन को बख्तियार खां का खिताब मिला। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि जीवन इस वाक़े के कुछ बरस पहले ही मुसलमान हो चुका था, लेकिन कमलेश्वर अपने नॉवेल कितने पाकिस्तान में लिखते हैं कि मलिक जीवन दारा को गिरफ्तार करा के मुसलमान हुआ और उसे बख्तियार खां का लक़ब भी इसी मौके पर मिला। दारा को गिरफ्तार करके देरी लाया गया और खवासपुरा की एक हवेली में बंदी बनाकर रखा गया, और जिस देरी में दारा अपने वक्त की रिचेस्ट हुकूमत की बनी ऐड की शक्ल में बड़ी शान शौकत से निकलता था, उसी देरी में 29 अगस्त 1659 को उसे फटे पुराने कपड़े पहनाकर एक बूढ़ी हथनी जिस पर आलू वाला स्क्रीटा बना हुआ था, उस पर बैठाकर
सारी डेयरी में घुमाया गया। दूसरी हथनी पर उसका बेटा सिफर शुको बैठा हुआ था, जिसके पीछे औरंगजेब का खिदमतगार कुबरा नजर बेग नंगी तलवार लिए बैठा था। इन हथनियों के आगे आगे मलिक जीवन और बख्तियार खां अपने घोड़े पर बैठा हुआ चला जा रहा था। जुलूस में सबसे आगे बहादुर खां अपने हाथी पर बैठा हुआ था। डॉक्टर बर्नियर तमाशबीनों की इस भीड़ में मौजूद थे। वो बताते हैं कि दारा को उस हालत में देखकर डेयरी वाले रोने लगे और कुछ फकीरों ने मलिक जीवन के पत्थर भी मारे। दारा की मकबूलियत की खबरें औरंगजेब तक पहुंची। उसने उसी शाम एक काउंसिल बुलाई। बर्नियर बताते हैं कि इस काउंसिल में शाइस्ता खां, खलीलुल्लाह खां, रोशन आरा और शाहजहां का शाही हकीम दाऊद खां और तखल्लुक खां मौजूद थे। बर्नियर के हिसाब से इस मीटिंग में दारा के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज़ दाऊद खां और तखल्लुक खां की थी। उसने कहा कि हुकूमत में अमन के लिए दारा की जान लेना ज़रूरी है। उसने आगे कहा कि वो वाजिबुल क़त्ल है क्योंकि वो मुसलमान ही नहीं है। मासूम अपने अकाउंट में किसी पब्लिक प्रोटेस्ट का जिक्र नहीं करता और वो औरंगजेब को दारा के कत्ल के लिए उकसाने का इल्ज़ाम रोशन आरा पर लगाता है। इस वाक़ये के करीब 30 साल बाद औरंगजेब के ऑफिशियल हिस्टोरियन मोहम्मद काजिम आलिमगीर नामा में लिखते हैं, न सिर्फ बेदीनी जो उसके यानी दारा के मिजाज का हिस्सा थी और जिसे वो तसव्वुफ यानी मिस्टिसिज्म का नाम देता था, दारा हिंदू मज़हब और उसकी रिवायतों की तरफ झुकाव भी रखता था। उसे हमेशा ब्राह्मणों, जोगियों और सन्यासियों से बहुत लगाव रहा। उसका ख्याल था कि हिंदुओं की किताबें जिन्हें वो वेद कहते हैं कलाम खुदा है। उसने बहुत सारे सन्यासी और ब्राह्मण इन किताबों के तर्जुमे के लिए इकट्ठा किए थे। खुदा के बहुत सारे खूबसूरत नामों के बजाय उसने हीरे जवाहरात की वो अंगूठियाँ पहनना पसंद की जिन पर पिलू लिखा हुआ होता था। उसने बहुत सारा कीमती वक्त उपनिषद के ट्रांसलेशन में बर्बाद किया। लेकिन मोहम्मद काजिम भी उस वक्त पब्लिक प्रोटेस्ट को कंफर्म करते हैं जब दारा का जुलूस डेरे की गलियों में निकाला जा रहा था। औरंगजेब ने काउंसिल के मशवरे पर दारा को कत्ल कराया या फिर वो अवाम में दारा की मकबूलियत से डर गया, ये कहना मुश्किल है। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे इलाके में कामयाब दरबारी आज से नहीं बल्कि हमेशा से वो रहे हैं जिन्हें हाकिम के कानून की पहचान होती है। यानी वो लोग जो हाकिम को वो मशवरा नहीं देते जो देना चाहिए, बल्कि हमेशा वो हाकिम को वो मशवरा देते हैं जो हाकिम सुनना चाहता है। औरंगजेब की दरबारी जानते थे कि औरंगजेब क्या सुनना चाहता है। उन्हें अच्छे से मालूम था कि ये राय मशवरा सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए है। मासूम बताता है कि इसके बाद औरंगजेब ने सैफ खां को बुलाया और हुक्म दिया कि दारा को सिफर शुको से अलग कर दिया जाए और उसके बाद सैफ खां को खुदा की मर्जी और हुक्म को अंजाम देना है। सैफ खां दूसरे कुछ कारिंदों के साथ, जिनमें कुबरा नजर बेग भी था, 30 अगस्त 1659 की उस रात खवासपुरा की उस हवेली में पहुंचा जहां दारा अपने बेटे के साथ कैद था। जब सैफ खां की पार्टी वहां पहुंची तो दोनों बाप बेटे एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। नजर बेग ने डपट कर कहा, खड़े हो जाओ। सिपाहियों ने जब सिफर शुको को अलग ले जाना चाहा तो वो जोर जोर से रोते हुए अपने बाप की टांगों से लिपट गया। दारा ने चीख कर पूछा, क्या तुम हमें कत्ल करने के लिए आए हो? जवाब मिला कि हमें कत्ल का नहीं मालूम, लेकिन हुक्म है कि तुम्हारे बेटे को तुमसे अलग करके किसी दूसरी जगह रखा जाए। दारा ने आंसू पोंछ कर कहा कि औरंगजेब से कहो कि कम से कम अपने भतीजे को तो जिंदा छोड़ दे। जवाब मिला कि हम किसी के मैसेंजर नहीं हैं, हम तो सिर्फ हुक्म को पूरा करने के लिए आए हैं। इतना कहते हुए सिपाहियों ने सिफर शुको को दारा से ज़बरदस्ती अलग कर दिया और दूसरे कमरे में ले गए। दारा समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त आ चुका है। दारा ने कलम तेज करने का एक चाकू अपनी तकिए में छुपा रखा था। उसने वो चाकू निकाला और एक सिपाही को उससे जख्मी कर दिया। बाकी सारे सिपाही उससे लिपट गए। दारा ने लादू भूसों से उन पर हमले किए मगर वो सब एक साथ उस पर पिल पड़े। दारा ने आखिरी आवाज़ें जो सुनी वो इन सिपाहियों के अलावा उसके बेटे सिफर शुको की रोने की आवाज़ें थी जो बराबर वाले कमरे से आ रही थी। अपनी मौत के बाद दारा एक लेजेंड बन गया। लोगों में खबर फैली कि दारा के कटे हुए सर ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि दारा की सरगटी लाश
ایک بار پھر دہلی شہر میں گھمائی گئی۔ معصوم بتاتا ہے کہ جب قارن نے دارا کا سر اورنگزیب کے پاس لائے تو اورنگزیب نے یہ کہتے ہوئے اسے دیکھنے سے انکار کر دیا کہ میں نے اس کافر کا منہ نہ اس کی زندگی میں دیکھا اور نہ ہی اسے مرا ہوا دیکھنے کی میری کوئی خواہش ہے۔ اورنگزیب کے حکم پر دارا کا سر ایک بار پھر اس کے دھڑ کے ساتھ جوڑ کر دارا کی لاش کو ہمایوں کے مقبرے میں دفنا دیا گیا۔ شاہ مراد گوالیار کی جیل میں بند تھا۔ اس پر علی نقی خاں کے بیٹے سے اپنے باپ کے خون کے قصاص کا مقدمہ کرایا گیا اور اس کا بھی کام تمام کر دیا گیا۔ شاہ شجاع کو اورنگزیب کی فوجوں نے مغل انڈیا کی حدوں سے باہر کھدیر دیا، جہاں کچھ سال بعد وہ گمنامی کی موت مرا۔ دارا کا بڑا بیٹا سلیمان شکوہ شری نگر کے راجہ پرتھوی سنگھ کی پناہ میں تھا۔ اورنگزیب نے اس کے سرنے کی ذمہ داری پہلے جموں کے راجہ راجروپ کے سپرد کی، لیکن 1.5 سال گزرنے تک بھی جب راجہ راجروپ ناکام رہا تو یہ ذمہ داری ایک بار پھر مرزا راجہ جے سنگھ کو سونپی گئی۔ انہوں نے شری نگر کے راج گھرانے کو ڈرا دھمکا کر اور لالچ دے کر سلیمان شکوہ کو رائل فورسز کے سپرد کرنے کو راضی کر لیا۔ جدوناتھ سرکار بتاتے ہیں کہ شری نگر کے راجہ پرتھوی سنگھ ایک شرناردھی کو پکڑوانے کا پاپ کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر ان کا جدوناتھ سرکار بتاتے ہیں کہ پرتھوی سنگھ ایک شرناردھی کو پکڑوانے کا پاپ کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر ان کا ورلڈلی مائنڈڈ بیٹا مندنی سنگھ شاہی دربار سے انعام کے لالچ میں سلیمان شکوہ کو جے سنگھ کو سونپنے کے لیے راضی ہو گیا۔ 5 جنوری 1661 کو سلیمان شکوہ اورنگزیب کے سامنے لایا گیا، جہاں سے اسے گوالیار کی جیل بھیج دیا گیا، جہاں 1 سال بعد مئی 1662 میں افیم کی اوور ڈوز سے اس کی موت ہو گئی۔ دارا کے بیٹوں میں صرف سپر شکوہ باقی بچا، جسے گوالیار جیل بھیج دیا گیا۔ یہاں اورنگزیب کے کریکٹر کا ایک اور فیچر دیکھنے کو ملتا ہے۔ جن بھائیوں کی زندگی میں اتنا قتل عام ہوا، ان کے مرنے کے بعد اورنگزیب نے اپنے بچوں کی شادی انہی کی اولادوں سے کی۔ سپر شکوہ کو اورنگزیب نے 1673 میں نہ صرف آزاد کر دیا بلکہ اپنی بیٹی زبیدۃ النساء کی شادی بھی اسی سے کی۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹے پرنس اکبر کی شادی سلیمان شکوہ کی بیٹی سے کی۔ دارا شکوہ کی سب سے چھوٹی بیٹی جہاں زیب اس جانی بیگم اورنگزیب کے تیسرے بیٹے محمد اعظم سے بیاہی گئی۔ اس کے علاوہ اورنگزیب نے اپنے بیٹے محمد سلطان کی شادی شاہ شجاع کی بیٹی گل رخ بانو اور مراد بخش کی بیٹی سے بھی کی۔ یعنی اورنگزیب نہ تخت کے معاملات میں کوئی کمپرومائز کر سکتا تھا، نہ بلڈ لائن کے۔ ممتاز کی محبت میں تاج محل بنوانے والے شاہجہاں کے بیٹوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ تخت و تاج کی سیاست کی یہ کہانی یہیں ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کی گزارش ہے۔ بہت شکریہ۔